अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। मैं हूं आदिल निज़ामी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आज 5वां रोज़ है। भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ करना चाह रहा था, इस बार भारत का जो झूठा बयानिया है, दुनिया ने उसको बाय नहीं किया। भारत की जो कोशिशें थी वो आलमी सतह पर नाकाम होती नजर आ रही है। भारत पाकिस्तान को इस बार आइसोलेट करने की जो कोशिश में था, जिसका खा था, उसमें उसको बड़ी नाकामी का सामना है। भारत में जो पहलगाम में वाक़या हुआ है, आलमी सतह पर उसकी मजम्मत की गई है, पाकिस्तान ने भी उसकी मजम्मत की है, लेकिन सलामती कौंसिल में आज एक करारदाद जो पास हुई, उस करारदाद के मतन के मुताबिक वहां भी उसकी मजम्मत की गई है। लेकिन जो भारत बीच में पॉइजन शामिल करवाना चाह रहा था, पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें शामिल करवाना चाहता, उसमें भारत को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। हमने देखा है पाकिस्तान ने आज़ादाना जो तहकीकात हैं उसके लिए भारत को ऑफर किया है। पाकिस्तान भी इल्ज़ाम लगाता रहा भारत पर कि भारत बलूचिस्तान में उसकी मदाखलत है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो टेररिज्म के वाक़यात हैं उसमें भारत मुलव्विस है। तो पाकिस्तान ये कहता है तहकीकात कराए, आज़ादाना तहकीकात हों। जो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता रहा उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो, भारत जो इल्ज़ाम लगाता रहा है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो, जो दूध का दूध पानी का पानी है वो दुनिया के सामने आ जाए। सलामती कौंसिल में जो आज करारदाद जो है, जो मुजम्मती करारदाद सामने आई है, उसका मतन आपके सामने रखते हैं और किस तरह भारत की जो कोशिशें वहाँ पर नाकाम हुई हैं वो आपको बताते हैं। मतन के मुताबिक जो पहलगाम वाक़ये के 4 दिन बाद जारी किया गया बयान, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका करार दिया जाना भारत की कोशिश थी, लेकिन पहलगाम का जो लफ्ज़ है वहाँ पर वो इस्तेमाल किया गया है, नहीं किया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर का लफ्ज़ जो है उसको इस्तेमाल किया गया। भारत जो चाहता था कि बयान में पहलगाम का लफ्ज़ शामिल हो ताकि ये तासुर दिया जाए कि मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है, इसको इस कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ा। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा तशवीश का इज़हार उसने किया है। साथ ये कहा जा रहा है कि दोनों जानिब से रिस्ट्रेन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ये बात कर रहा है, हम देख रहे हैं आलमी सतह पर जो रीजन के कई दोस्त ममालिक हैं इस सूरत हाल में सरगर्म हो चुके हैं। बैक चैनल सफारतकारी भी जारी है, उसमें ईरान, उसमें सऊदी अरेबिया, चाइना एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो सूरत हाल उसको डी एस्केलेट किया जाए, क्योंकि जंग किसी के भी फेवर में, किसी के भी हक में नहीं है। फ्लैश पॉइंट है दुनिया का, न्यूक्लियर दोनों पावर हैं, अगर ये लड़ेंगे, यहाँ पे कुछ हालात मुश्किल होंगे तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसकी कॉस्ट है, ना सिर्फ ये दोनों कंट्रीज बल्कि दुनिया को भी देखनी पड़ेगी। तो आज की सिचुएशन रूम में जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका आपको तारुफ करवाता चलो। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अल अरबी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसी ट्रांसमिशन में आगे चलकर दानियाल अजीज़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर पॉलिटिशियन। मुजम्मिल साहब आपसे ही बात का आगाज़ कर लेता हूँ। इस पूरी सूरत हाल में जो हम देख रहे हैं, भारत की जो कोशिश थी, लेकिन जो करारदाद का मतन है उसके मुताबिक नाकाम हो गया भारत। दुनिया इस बार बाय नहीं कर रही जो भारत कहना चाह रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम, झूठा प्रोपोगेंडा जो कोशिश थी उसमें नाकाम नज़र आ रहा है। सर्टेनली मेरे ख्याल में पहलगाम से भारत ने इसको जिस तरह एस्केलेट किया, उससे मकबूजा कश्मीर की जो कंट्रोवर्शियल हालत है और जो ये कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है और दुनिया का एक हल तलब मसला है, ये बात ज़्यादा पॉइंट आउट हुई है। बजाय इस सारे में भारत ये इस्टेब्लिश नहीं कर सका कि वो उसका कोई इंटेग्रल पार्ट है या उसको मकबूजा कश्मीर को भारत के इंटेग्रल पार्ट की कोई हैसियत हासिल है 370 को। मेरे ख्याल में दुनिया में सब ने कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को कबूल किया है। आप ट्रंप का बयान देख लें, वो भी कह रहे थे कि 1000 साल से कश्मीर पर लड़ाई हो रही है। इट मीन्स कश्मीर पर लड़ाई है दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान और इंडिया की। UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद देख लें और भी। तो मैं समझता हूँ जो कश्मीर की एक मुतनाज़ हैसियत है और ये कि ये एक हल तलब मसला है दुनिया के एजेंडे में, वो चीज़ दुनिया में ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई है भारत की इस एस्केलेशन से। और जो दुनिया में कि जी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर अभी एक तस्फिया तलब मसला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और बोन ऑफ कंटेंशन है, पाकिस्तान उसको अपनी शहरक कहता है। ये बात दुनिया में इस्टेब्लिश हुई है, चाहे UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद से हो, चाहे दुनिया के लीडर्स के रद्द अमल से हो, जिन्होंने भारत के साथ उनके शहरियों के मरने पे कंडोलेंस किया है, वो पाकिस्तान ने भी किया। बिल्कुल, हमें भी उन लोगों के मरने पर अफसोस है, हम कोई उसका जश्न नहीं मना रहे। हालांकि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरा इंडिया जश्न मना रहा था, हमारे फ़ौजियों की शहादत पे या और वहाँ जो हाई जैकर्स ने लोगों को पकड़ा हुआ था, हम इंडियन मीडिया की जुबिलेशन उस वक्त देख रहे थे। और जिस तरह हमने ताज़ियत का इज़हार किया है जाफ़र एक्सप्रेस पे, तो किसी इंडियन ने कोई हमारे साथ इज़हार हमदर्दी भी नहीं किया था, जबकि पूरी दुनिया हमारे साथ कर रही थी। और जाफ़र एक्सप्रेस पे UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद ज़्यादा मजबूत पास हुई थी। BLA के ख़िलाफ़ और उन सब के ख़िलाफ़ उसकी वर्डिंग ज़्यादा मजबूत थी और ज़्यादा सख्त थी अगेंस्ट BLA वगैरह, जो जाफ़र एक्सप्रेस पर पास हुई थी। मेरे ख़्याल में इसका पाकिस्तान ने इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है
और जो ये कहा जा रहा था, हमें इससे पहले बताया जाता था कि जी दुनिया सारी अमेरिका भारत के साथ है, भारत की सफारतकारी बड़ी मजबूत है, उसमें भारत एक्सपोज हुआ है। मेरे ख्याल में दुनिया ने भारत का असल चेहरा देखा है और हमें केस बनाने में दुनिया में कामयाब हुए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हवाले से है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से है, कि भारत की जो तसल्लुत की, जो जबर की ताकत की पॉलिसीज़ हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं और दुनिया उनको अब कोई अच्छी नज़र से नहीं देख रही है। आई थिंक फुल मार्क्स टू पाकिस्तान डिप्लोमेसी, फुल मार्क्स टू पाकिस्तान मीडिया, इसकी सेंसिबिलिटी। हमारे मीडिया ने वॉर हिस्टेरिया तो नहीं बनाया, अगर कोई पाकिस्तानी मीडिया देखे तो हमने कोई जंग का माहौल तो नहीं बनाया, हम कोई ड्रोन्स नहीं दिखा रहे अपने टीवी पे, हम कोई मिसाइल्स की फ़ोटोज़ नहीं चला रहे इंडियन मीडिया की तरह अपने टीवी के ऊपर, हम कोई कंपैरेटिव एनालिसिस एटम बम का नहीं दिखा रहे कि उनके पास कितने हैं हमारे पास कितने हैं, हम कोई, मेरा मतलब है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की मूवमेंट, इक्विपमेंट की मूवमेंट नहीं दिखा रहे जो इंडियन मीडिया दिखा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में जो बात पाकिस्तानी मीडिया ने जो मैसेज दिया है वो दुनिया में पहुँचा है। और हमारे साथ हसन अल अरबी मौजूद हैं, इन्होंने इंडियन मीडिया पे जो किया है वी ऑल सल्यूट हिम फॉर दैट। और मेरे ख्याल में इनके बाद हीरो है, हमारे हीरो बन गया माशाल्लाह। इनके बाद उन्होंने पाकिस्तानी एनालिस्ट को लेना भी बंद कर दिया है कि अब वो पाकिस्तानी एनालिस्ट को भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो माई स्पेशल सल्यूट फॉर हिम कि उन्होंने इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान की बात की। अहमद हसन की बात करें, उनको भी तो शामिल है। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर जाने का। सच ये बताएं कि बैन कर दिया, आप तो खुद गए वहाँ जाके, उनको उन्हीं की जुबान में जवाब दिया अच्छे से, आप खुद बैन हुए, बाकी एनालिस्ट भी पाकिस्तान के सुना बैन कर दिए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया, और सल्यूट एक्चुअली उन हमारे भाइयों का है जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े इंडिया का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को यतीम कराने के लिए तैयार हैं, जो अपनी बीवियों को बेवा करवाने के लिए तैयार हैं, अपना खून इस मिट्टी पे देने के लिए तैयार हैं। असल सल्यूट उन लोगों के है। हम सिर्फ उनका दिफा कर रहे हैं, उनकी पुश्त महफूज कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो हम मरते दम तक करते रहेंगे। और जहाँ तक ये शो का ताल्लुक है, तो इनका, इंडिया का एक फैक्ट है कि इनका जो जितना भी बयानिया है, जो जितना भी इनका नैरेटिव है या रिटोरिक है, वो यही जो अर्नाब गोस्वामी या इस तरह के नरेंद्र मोदी के जो जर्नलिस्ट हैं या प्रोपेगेंडा पैडलर्स हैं, वही लेके चलते हैं। और इनकी अपनी पिछले 10-15 साल के अपनी एक इनकी ऑडियंस है जो कि सिर्फ इनको सुनते हैं। तो इनकी ऑडियंस के इन्होंने मुझे अपने शो में तो बुला लिया, इनको तो पता नहीं था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो जो अर्नाब वाला शो था वो मेरी जिंदगी का पहला टेलीविजन शो था, तो उनको तो नहीं पता था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या मैं बोलता कैसे हूं, या मैं क्या करता हूं। तो उसमें उनके लिए भी एक सरप्राइज अटैक था, और वो जो उनके लिए हुआ, तो फिर उनका जो पूरा बयानिया जो इन्होंने झूठ पे बनाया हुआ है कि अखंड भारत बहुत बड़ा है और हमारी हिंदू तहजीब, मतलब पाकिस्तान जो है सरप्राइज बहुत देते हैं। वो 27 फरवरी 2019 हमने देखा, हमने बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया, आपको बुलाया, आपने स्क्रीन पे उनको सरप्राइज दिया, तो मतलब आपने शशदर कर दिया सरप्राइज देकर उनको, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये इस वजह से बहुत पैनिक्ड हैं कि इनका जो बयानिया और इनकी जो ऑडियंस है वो बुरी तरह से सफर कर रही है, और वो इसको अफोर्ड जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि उस बयानिए, उस झूठ और फरेब के अलावा इनके पास प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान का वजूद जो है 70 ईयर से, पाकिस्तान का कयाम, पाकिस्तान कुछ भी ना करे, सिर्फ अगर एग्जिस्ट भी करे तो वो भी इनको आग लगाता रहता है। तो ये उनकी प्रॉब्लम है। इस वजह से उन्होंने मुझे तो बैन किया ही किया, इन्होंने बाकी भी सारे एनालिस्ट को बैन कर दिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट, वो जो RTE जो एक टर्किश न्यूज एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि आप इन डिफेंस एनालिस्ट और इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो अहमद हसन अल अरबी और इस तरह के, उनको आप ना लें, आप ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को लें। ये पूरा उसका वो जो, लेकिन आई एम होपफुल, वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा, वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी कौम जो है इस पूरे मामले पे हमें मुत्तहद नजर आ रही है, यक जुबान नजर आ रही है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह रेजोल्यूशन आई, पूरी कौम इस पे एक जुबान है, कुछ नहीं मिल रहा वहां से भी। चले दानियल साहब, आपको माइंडसेट, लेकिन ये माइंडसेट आपको उनका बता देता है कि कितना खौफ है उनको। चले, नाकामी हो गई यहाँ पे डेफिनेटली। अच्छा दानियल साहब, एक तो हम देखें कि जो कोशिश थी, अभी अहमद भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बारहा प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो इस बार दुनिया ने उस प्रोपेगेंडा को तवज्जो नहीं दी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं समझता हूँ जिनसे सबसे ज़्यादा तवक्को थी और जिनको शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी होनी थी इस बात की, क्योंकि उनके अज़ाइम इंडिया के साथ मामूली नहीं हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप थे। और उन्होंने जिस तरह से इसको बिल्कुल ब्रश अवे कर दिया और किसी किस्म का कान नहीं धरा, शायद ये उसका रिएक्शन था जिसमें उनको मालूम है कि कनाडा में इन्होंने ये कत्ल करने में क्या किरदार अदा किया, और जो अमेरिका में कोशिशों में जारी
और मुलव्वस रहे कि वहाँ पर कत्ल करें। तो ये पाकिस्तान की जो इकलौती आवाज़ थी जब हमने डॉसिए दिया, जब अशफाक परवेज़ कियानी साहब थे और उनको बताया कि ये इंडिया यहाँ पर क्या क्या हरकत कर रहा है, वो अब कोरस बन गया है। यानी उसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की भी आवाज़ शामिल हो गई है, उसमें अमेरिकन एजेंसियों की भी आवाज़ शामिल हो गई है और उनके पक्के शवाहिद हैं, वो कोई मजाक तो नहीं है। उन्होंने तो चार्जशीट भी की है, इंडिया जाके उनको जवाबदेही भी मांगी है कि आप हमें बताएं। तो इस तरह से जो उनके काले खेल हैं वो सामने आते चले जा रहे हैं और इसमें मेरे ख्याल में जो ये एक और एपिसोड हो गया है, ये उसको और स्ट्रेंथन किया उस नैरेटिव को कि इंडिया एक लॉलेसनेस और एक टेररिज्म और एक हर किस्म की अंडर हैंडेड अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार है अपना कोई भी मकासद हासिल करने के लिए, और यही इनका शेवा भी रहा है। सो मैं समझता हूँ कि ये मोदी हुकूमत जो है, इससे जो इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ा है ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर बल्कि इंडिया के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान तो थे ही थे, उसके साथ साथ जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी जो है ना मुकम्मल तौर पर सत्यानाश किया जा रहा है और उनकी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो टेन्यूअस है और उनके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो अंडर थ्रेट हैं। और ये हम सुनते रहे थे कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सवाल करना टूरिस्ट के जो रेप होते रहे हैं वो हम सुनते रहे हैं, लेकिन ये तो एक नया ही दर्जा है कि हुकूमत ही जो है माजी में ये उनके सूबे तक महदूद था, अब वो टेक्नोलॉजी और वो जहनीत माइंडसेट लाकर पूरे इंडिया पे उन्होंने शामिल कर दिया। और ये नहीं कि सिर्फ हम कह रहे हैं, इंडियन कांग्रेस जो है और इंडिया में जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं उन सारों की आवाज़ दिन ब दिन बुलंद हो रही है। और ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मोदी साहब की होनी थी और वो बिल्कुल बाल बचे हैं और वो इलेक्शन जीते हैं, ये इसकी निशानियाँ, इसकी कड़ी हैं कि एक बहुत बड़ा रिएक्शन जो है बर्पा हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन पॉलिटी में, जिसमें लोग इस चीज़ को बुरा भला समझते हैं। और अच्छा आपने देखा जो रैशनल वॉइसेस थी इंडिया के अंदर वो समहाउ दब गई थी, उस तरह से आती नहीं थी बाहर। पुलवामा हो, पठानकोट हो, माजी में सारी चीज़ें देख, लेकिन इस बार ये सरप्राइजिंग है कि इंडियन जो है वो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। सोशल मीडिया वहाँ पे अब देखें आपको हज़ारों की तादाद में ऐसे क्लिप्स मिलेंगे जो खुद ही इस जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसका पोस्टमार्टम करते हुए नजर आ रहे हैं। शमशाद अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शमशाद साहब, इस पूरी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि भारत का एक यकतरफा जो इकदाम है 5 अगस्त 2019 के, उसके बाद कश्मीर को अपना हिस्सा साबित करने की कोशिश की जाती रही उसकी जान से, लेकिन आज जो सलामती कौंसिल की मजम्मती करारदाद है उसमें जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो भारत को वहां भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए ये सलामती कौंसिल में जो कुछ हुआ, ऑब्वियसली हमारी वज़ारत ख़ारजा ने अच्छे तरीके से वहाँ पर इंश्योर किया है कि करारदाद जो है वो बैलेंस रहे और हमारे ख़िलाफ़ न जाए। और ये पहली मर्तबा नहीं, ये जो कुछ हो रहा है इसकी एक बाकायदा लंबी तारीख़ है। मैं चूँकि इन्वॉल्व रहा हूँ ज़ाती तौर पर 98 के बाद, जब मैंने नेगोशिएट किया था इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में बेहतरी लाने के लिए नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के मुताबिक, उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि जब प्रेसिडेंट क्लिंटन ने इंडिया आना था, सब कॉन्टिनेंट आना था, तो फिर उस वक्त इन्होंने एक बिल्कुल इसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन स्टेज किया था जम्मू और कश्मीर में, चिट्टी सिंहपुरा में, जिसमें कुछ 35-36 सिखों को मारा था। तो उसके बाद फिर फौरी तौर पर उन्होंने, जब ये वाक़या हो गया और फिर 9/11 आ गया, 9/11 के बाद फिर 2 और वाक़े इसी किस्म के इंजीनियर किए गए थे। एक वाक़या था कि जो कश्मीर स्टेट असेंबली थी, जो मकबूजा कश्मीर में जो असेंबली है, उस पर एक हमला रचाया गया और उसका ब्लेम पाकिस्तान को किया गया। और फिर 2 महीने के बाद, यानी ये अक्टूबर 2001 में हुआ, फिर दिसंबर 2001 में दिल्ली में इंडिया की पार्लियामेंट पर हमला करवाया गया। ये बड़ी प्लानिंग होती है इनकी, तो वहाँ पर हमला करवाया गया और उसका भी सारा जो ब्लेम है पाकिस्तान पर डाला गया। और हालांकि वो प्रेसिडेंट क्लिंटन का इस सारी कार्रवाई के बावजूद वो पाकिस्तान भी आया। ये और बात है कि इंडिया में उसने 6 दिन गुजारे, हमारे यहाँ सिर्फ 6 घंटे गुजारे। लेकिन उस वक्त क्योंकि कुछ टेररिज्म, हमें हमेशा शिकार रहे हैं टेररिज्म के, तो इसकी वजह से इस किस्म का जो फ़र्क उनको अप्लाई करना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि 2003 में अमेरिका ने और बड़ी ताकतों ने, G8 ने हमारा इंडिया की जो फौजें ले आया था उसको ख़त्म करने के लिए सीज़ फायर करवाया, इंडिया की फौजें वापस करवाई गई। और फिर मुशर्रफ और वाजपेयी का एक बाकायदा स्टेटमेंट इशू हुआ जिसमें
तल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश की गई थी। ये और चीज़ है कि तल्लुकात में बेहतरी नहीं आई क्योंकि इंडिया ने पहले से ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान को अब हमने इतना दबाना है कि कश्मीर का मसला जो है वो बजाय हक़ खुदराजियत के मसले के वो एक टेररिज्म का मसला बना दिया जाए। ये उनकी मुसलसल पॉलिसी है उस वक्त से 9/11 के बाद से। लेकिन हम देख रहे हैं उनकी कोशिश है, पाकिस्तान अमन चाह रहा है लेकिन उनकी कोशिश ताहाल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं हुई और जो पाकिस्तान है उसे नहीं होने दी। यहाँ पे हमारी पूरी जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं मसला कश्मीर के लिए वो यकजा है, हमें नजर आते हैं। पॉलिटिकल हमारी पार्टीज इस पूरी सिचुएशन में बड़ा अच्छा उन्होंने प्ले किया है। रजा हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो पूरी सूरत हाल है बड़ा अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पूरे मामले में प्ले किया बड़े अच्छे से। तो ये इंडिया जो साजिश कर रहा है यूनाइटेड नेशन में, जिस तरह चीज़ें आज वहाँ पे मुज़म्मती करारदाद सामने आई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अपनी हुकूमत, हमारी वफाकी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस तरीके से एक बैलेंस्ड और डिग्निफाइड रिस्पॉन्स दिया है इंडिया के रेटोरिक का, उसके रूमर्स का, जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार की, जैसे उन्होंने किए। पाकिस्तान के रहनुमा, पाकिस्तान के हुक्मरान, हमारी सिक्योरिटी फोर्स से बड़े तामुल से उसको सुनते रहे और सुनने के बाद उन्होंने बड़ा तामुल से एक बहुत ही बैलेंस और डिग्निफाइड रिस्पॉन्स दिया। ये वही फ़र्क है जो चीलों के शोर मचाने में और शाहीन के शोर मचाने में होता है। जो शाहीन है ना वो एक ही दफ़ा वार करता है, चीलें बहुत शोर मचाती हैं। तो इंडिया में आप शोर की जो देख रहे हैं ना, ये एक ऐसा शोर है जो कि सिवाय झूठ के पलंदे पे, अफवाहगरी पे और तोहमत और इल्जामात के बिना किसी सबूत, मैंने दुनिया की किसी रियासत को जो कि रिस्पॉन्सिबल रियासत हो वहां से ऐसा रिएक्शन विद इन अ डे जिसमें ना सबूत शेयर किए गए, ना एविडेंस शेयर किए गए, ना फैक्ट फाइंडिंग हुई, ना कोई रिसर्च बेस हुई, ना इवन कोई नाम लिया गया, ना कोई बात की गई और धड़ करके उन्होंने जो है निशाना जो रखा अपना वो पाकिस्तान का रखा। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि अपने हुक्मरानों को, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर्स को, हमारे अफवाज के सरबराहान को बिल्कुल शाबाश होनी चाहिए कि उन्होंने, हुआ ये कि चूंकि झूठ जो है ना वो थोड़ी देर के लिए तो मकबूल हो जाता है। ये जो फसाद बर्पा करते हैं अफवाहों पे, ये थोड़ी देर के लिए तो नैरेटिव चल पड़ता है लेकिन वो नैरेटिव फिर मकबूल नहीं है तो वो पिट जाता है। अब वो 2-3 दिन बाद हम देख रहे हैं कि वो नैरेटिव जो है वो बिल्कुल पिट चुका है। इंडिया ये समझा था कि जैसे ये आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप है और हम कह देंगे हमें पाकिस्तान में नहीं खेलना मैच तो सब मान जाएंगे। ये ना बाबा, ये आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप थोड़ी है कि आप जाने से इनकार करेंगे तो आपका दूसरा वेन्यू मिल जाएगा। आप जिस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेहरबानी तो अल्लाह ताला की है ना। फिर मेरे हसन अरबी को मैंने सुना, जबरदस्त। उसके बाद तो मैं समझता हूँ किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि चूंकि उनका रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि उनकी स्टेट का रिएक्शन विद इन अ डे एरेटिक था, अनफाउंडेड एलिगेशंस पे बिलीव करता था, उनके पास ना कोई एविडेंस था ना फैक्ट्स। अब हम 2-3 दिन बाद देख रहे हैं कि अब उनको कोई मानने को तैयार नहीं है और उनके अपने अंदर से सरकारी अफिशियल्स, प्रेस के लोग, मीडिया के लोग, इवन अब वो एंकर जो पहले दिन उछल कूद मचा रहे थे वो भी सवालात उठा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि हमें चाहिए। और इंडिया का तो देखे ना, इंडिया ने आपके खिलाफ बाहर, हम उसको अगर कभी हम अपना दोस्त समझ रहे थे तो ये फिर हमारी कम फहमी होगी। उन्होंने तो आपके खिलाफ हम तो अपने एक अच्छी जेस्चर के साथ, एक अच्छी गुडविल के साथ के नेबरिंग कंट्री है, हमारे बाकी जो हम साहब बोलते अच्छे सबके साथ हम वही कोशिश करते रहे। 12 पाकिस्तान ने कोशिश की लेकिन उसका नजायज फायदे उठाया गया। हुकूमत जो है, ये वाली हुकूमत जो है मोदी सरकार की, ये कभी भी पाकिस्तान के साथ संजीदा नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान के कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये इनकी पॉलिसी का असर नहीं है, ये इनकी पार्टी के आरएसएस के मंशूर का हिस्सा नहीं है। तो जिनकी सोच और आइडियोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ हो, ये तो जब ही होगा जब वहां पे भी कोई मोतदिल हुक्मरान आएगा और उस हुक्मरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। मतलब 2014 से हम देख रहे हैं चीजें चलती आ रही है, जब से मोदी आए हैं। सही कह रहे हैं, आरएसएस का जो एक नजरिया है वो वहां पे हमें जो जिस तरह पेनिट्रेट कर चुका है बाकी आवाम में। अगर आप मुझे करने दें एक लास्ट, जी मुकम्मल कर लें, जी रज़ा भाई। ये देखें जी, जंग जो है ना, जो आपने शुरू में इंट्रो में कहा था, जंगें हल नहीं होती हैं, जंगों के बाद भी टेबल पर बैठना है। साहिल उजवानी साहब ने खूब कहा था ना, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों,
जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और मैं, हम सब की क्षमा में आंगन में शम्में जलती रहे तो बेहतर है। तो इंडिया वालों को भी, उसकी अवाम को समझना चाहिए, रहनुमाओं को नहीं, अवाम को समझना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम तो समझते हैं कि ना हम जंग चाहते हैं, ना हम जंग करने में संजीदा हैं, लेकिन जवाब भरपूर देंगे। लेकिन ना जंग से भारत का भला होगा, ना जंग से पाकिस्तान का भला होगा, ना पाकिस्तान की अवाम कुछ पाएगी। तो खुदारा ये जंगों की बातों को हम सब कोशिश करें कि हम अमन और पीस की तरफ जाए, लेकिन अगर जंग लाजिम होगी तो फिर जंग ही से। भरपूर डेफिनेटली पाकिस्तान उसका जवाब देगा। जब आप कुछ पूछना चाह रहे थे अहमद से, वो हसन से पूछना है अरबी से। आपने वो कहते हैं आपने जैम किए थे उनके वो माइक अर्नाब गोस्वामी के, कोई साइबर अटैक कर दिया था आपने लाइव शो के दौरान, तो वो कैसे किया, एक तो ये पूछना चाहूँगा। दूसरा ये है कि आज इंडिया में एक इम्पोर्टेंट लाइव शो में बताऊं कि वो कैसे किया बिल्कुल लाइव शो में बताएं जी, सब जानना चाहते हैं, इतना वो ट्विटर ट्रेंड है। और दूसरा ये कि आज इंडिया में उनके नेवल चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ, डिफेंस मिनिस्टर के घर में BSF के वहाँ एक बड़ी बैठक है, और हमें पाकिस्तान की फ़ौजों को भी और हम सब को भी उस पर विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि अभी कोई भारत का मूड बदला नहीं है। जो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भी किया गया है, वो भी एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है। आप देखें ना, ये जो एम्बेसीज होती हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी तो पाकिस्तान की मिल्कियत है, वहाँ उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और अगर आप एम्बेसी पर हमला करेंगे तो वो पाकिस्तान पर हमला है, क्योंकि आप वो एम्बेसी पाकिस्तान की मिल्कियत है। तो बेशक बरतानिया में मौजूद है, लंदन में मौजूद है, मेरे ख्याल में ये भी उनके फ्रस्ट्रेट होने की निशानी है। गो कि मैंने कल भी कहा था कि लंदन में इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है, और वहाँ को 100 लोग भी नहीं इकट्ठे हो सके, और वो चूँकि ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे कर सके तो अब एक्ट ऑफ टेररिज्म पे आ गए हैं। हमें इसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि मतलब हमारे यहाँ इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी मौजूद है, हमको जाके उस पाकिस्तानी जाकर उस इंडियन एम्बेसी पर हमला करना शुरू करते हैं। या दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी मौजूद है। मुझे नहीं समझ आई वो लंदन में क्या मिसाल साबित करना चाह रहे थे इंडियन, लेकिन वो ज़रूर बता देंगे माइक कैसे आपने हैक किया, हम भी करेंगे आगे। चले उससे पहले मैं माइक का आपको बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। एम्बेसीज का जो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल लॉ है जो, और जो जिसको आप जिनेवा कन्वेंशन कह लें, आप UN चार्टर कह लें, किसी भी तरह का सेड और अनसेड लॉ, वो एम्बेसीज को कंसिडर करता है एज पार्ट ऑफ अ कंट्री। सो इस वक्त जो ये इंडियंस हैं, दे आर प्रैक्टिकली, चाहे आप इंडस वाटर ट्रीटी को देख लें, चाहे इनके बायलैटरलिज्म को देख लें, हर जगह के ऊपर वो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं। प्रैक्टिकली जो इस वक्त पानी के साथ भी वो कर रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर बात करें तो वो वाटर टेररिज्म कहलाता है। तो अगर इस सारे सिनेरियो में कोई मुल्क दहशतगर्दी कर रहा है तो वो भारत खुद है। और दूसरी बात ये कि इनका ये जो पहलगाम वाला वाकया है, इसको एक कॉन्टेक्स्ट के बगैर देखना आई थिंक बेहतर है कि हम कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें, क्योंकि पिछले 3 साल से हम हर जगह के ऊपर जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हम इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया तकरीबन $100 बिलियन+ का कन्वेंशनल असला खरीद चुका है, जो दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ा असलहे का इंपोर्टर इंडिया है। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे यूरोप में जितना असलहा था, उससे ज्यादा असला सिर्फ 3 साल में इंडिया ने लिया। सो इंडियन ये असलहा क्यों ले रहे हैं, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि जब आप उनकी वेपन प्रोक्योरमेंट को, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग्स जो पिछले 3 साल हुई, उसको और उनके पॉलिटिकल रेटोरिक को कंबाइन करते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि इंडिया ये मिसचीफ प्लान कर रहा है पिछले 3 साल से। और पहलगाम का जो वाकया है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने खुद क्रिएट किया JD Vance की मौजूदगी में। और लेकिन अब प्रॉब्लम उनके लिए ये बनी है कि वो इतना भोंडे तरीके से उन्होंने प्लान किया कि जो इनको बैक चैनल के ऊपर जिन मुल्कों ने एश्योरेंसेस भी दी हुई हैं कि आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप पाकिस्तान के ऊपर हमले, वो भी ऑफिशियली सामने आके इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये झूठ है। और अहमद आप ये बता रहे सारी बात, ये जो ऑडियो हैक ऑपरेशन आपने किया था इसका पहले बता दें, फिर मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है। जी, ऑडियो हैक ऑपरेशन, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने मुझे जूम लिंक के थ्रू इनवाइट किया था, और उसमें ये करते ये थे शुरू से, जो इंडियंस ये चैनल्स पे बुलाते हैं, ये बुला के ये करते हैं कि होस्ट के माइक, जो गेस्ट होते हैं उसके माइक का वॉल्यूम कम कर देते हैं, और वो लाइव के दौरान करते हैं उसको, वो बाद में रिकॉर्डेड शो नहीं होता, ये लाइव शो होता है। तो लाइव में इनका एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है, एक सेटअप होता है जो डिप्लॉयड होता है।
उसमें आप अगर फिजिकली वहां पे बैठे हो तब तो माइक्स हैक नहीं हो सकते, लेकिन जब आप जूम लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि इफ यू हैक इनटू द सिस्टम ऑफ द चैनल तो आप अपने वॉल्यूम को स्टैंडर्ड कर सकते हैं। उनको इस बात का पता नहीं था, इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब मैं बोल रहा था तो वो परेशान थे। अर्नाब गोस्वामी परेशान क्यों होगा कि एक पाकिस्तानी 30-31 साल का लड़का पहली दफा टीवी पे आया है, और उससे अर्नाब गोस्वामी परेशान क्यों होगा? परेशानी असल में मुझे ऐसा लगता है उसे इस बात की थी कि माइक का वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हमने इसको एक पूरी टीम मतलब आप ऑलरेडी तैयारी करके गए हुए थे और कुछ टाइम हमने देखा कि वो स्क्रीन से भी उनका जो फेस है वो आउट हो गया था। चलें एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक और शमशाद साहब के सामने रखेंगे जो बैक चैनल पे इस टाइम डिप्लोमेसी हो रही है सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के लिए, फिर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। हम बात कर रहे थे इंडिया की जब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा शुदा सूरत हाल है उस पर। अब जरा शमशाद साहब आपसे ये तबसरा चाहूँगा कि हम पूरी जो सूरत हाल देखें, बैक चैनल पता चल रहा है कि खासा एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान ने जिन जिन ममालिक से रब्ता हुआ है, पाकिस्तान की जो ऑफिशल्स हैं उनमें सऊदी अरेबिया है, ईरान है, तुर्की है, ये कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ अच्छे मुरासिम है, इंडिया के साथ भी अच्छे मुरासिम है। दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने मिस्र, इजिप्ट के साथ भी रब्ता हुआ है, अज़रबैजान के साथ भी रब्ता हुआ है। इन कंट्रीज़ के इजराइल के साथ अच्छे मुरासिम है। हमने देखा एक नेक्सस हमें नजर आ रहा था इंडिया और इजराइल का पूरी सूरत हाल। क्या पाकिस्तान सही सिमत में सही जा रहा है बैक चैनल पे? जी बिल्कुल, ये बैक चैनल जो है ये फॉरेन पॉलिसी का बड़ा अहम जुज़ होता है। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा बात करने से पहले अभी जो रज़ा हारून साहब ने बात की थी कि जंगें जो हैं वो किसी मसले का हल नहीं होती और प्लान करके नहीं लड़ी जाती। यानी ये नहीं कि आप या इंडिया प्लान करके जंग शुरू करेंगे। जंग जो शुरू होती है वो अनइंटेंशनली शुरू होती है। कोई छोटी सी चीज़ जो है वो सडनली वो कन्फ्लिग्रेट कर जाती है जिसकी वजह से जंग हो जाती है। तो इस वजह से हमें हर सूरत में अपने आप को अलर्ट रखना है और बेदार रखना है और बिलखसूस अंदरूनी तौर पर अपने आप को मजबूत करना है। कौम को डिवाइडेड नहीं रहने देना, कौम को इकट्ठा रखना है। जो जिन मसाइल से हम गुजर रहे हैं आजकल, असल मोदी ने उन्हीं मसाइल का फ़ायदा उठाते हुए ये सारी हरकत की है। उसने देखा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो डिवाइडेड है, अंदरूनी मसाइल हैं इसके, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। इसी तरह वाजपेयी जो हालांकि बड़ा पुरअमन आदमी था, तो जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था उसके बाद पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाकर वो वाकयात हुए थे जो मैंने पहले जिक्र किया था, जिसमें कश्मीर स्टेट असेंबली पर इंडिया ने हमला करवाया, हमें ब्लेम किया, पार्लियामेंट पे हमला करवाया। उसके बाद फिर बाकायदा मुंबई में ट्रेन अटैक्स करवाए, उनका पाकिस्तान पर ब्लेम किया गया। फिर समझौता एक्सप्रेस पे अटैक किया गया, पाकिस्तान पर ब्लेम किया गया। फिर मुंबई का जो बड़ा वाकया हुआ था नवंबर 2008 के, उसका सारा ब्लेम पाकिस्तान पर डाला गया। बदकिस्मती ये है कि हर वाक़े में हमारे यहाँ अपनी जो अशराफिया है, बाज़ लोग जो हैं यानी पॉलिटिकल कार्डर्स के अंदर, वो हमेशा खुद को ब्लेम कर लेते हैं। वो हमेशा कहते थे कि हमने करवाया है। तो अभी भी यही एक खौफ इन बातों से होना चाहिए के बजाय इसके कि हम अपने आप को ब्लेम करें, हमेशा दुश्मन की जो हरकतें हैं उनको सामने रख कर तैयार रखें। फॉरेन ऑफिस ने हर चीज़ ठीक की है, लेकिन सियासी सतह पर अभी मसलन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से वो बयान नहीं आए जो आने चाहिए थे। बिकॉज मोदी को बहुत शय मिली जब नवाज शरीफ 2014 में मोदी की ताजपोशी में दिल्ली चले गए, सार्क के हुक्मरानों के साथ वहां लाइन में खड़ा करके मोदी ने फिर सबसे हाथ मिलाया, यानी हमें दूसरे 5 मुल्कों के बराबर ट्रीट किया था। फिर उसके बाद जो पठानकोट में हुआ या पुलवामा में हुआ, ये सब मोदी इस वजह से ये सब चीजें करता आ रहा है क्योंकि वो हमारे अंदरूनी मसाइल को समझ के उनसे फायदा उठाता है। आज भी यही जो वाकया हुआ है वो हमारी अंदरूनी सिचुएशन से है, लेकिन हमने बाकायदा जो कहते हैं टेट फॉर टैट जो इंडिया ने किया, हमने उसका जवाब दे दिया। अब जंग से बचना है तो हमें फौरी तौर पर अपने आप को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। मेरा इस पे बहुत ज्यादा जोर है क्योंकि अगर हम इसी तरह
अपने आप को डिवाइडेड रखेंगे, कौम को इकट्ठा नहीं करेंगे और जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल नहीं करेंगे, तो मोदी जैसा दुश्मन जो है वो और फायदा उठाएगा। ये भी मैं बता दूं कि जो मोदी का एजेंडा है वो उसका अपना डोमेस्टिक एजेंडा भी है। वो सिर्फ यानी हिंदुत्व वाली बात नहीं है, वो मोदित्व है। वो अभी बिहार में उसने इलेक्शन लड़ने हैं और अभी ये भी मुझे पता चला है कि 3 जजेस थे केरला के जो इस वक्त यहाँ आए हुए थे पहलगाम में, और टारगेट वो थे। बदकिस्मती से उसकी ये है कि वो निकल गया है, उसके बाद फिर इनको ये सारा करना पड़ा। यानी ये भी आप जो बात कर रहे हैं, जो इन हाउस जो चीजें डेफिनेटली वो ठीक होने की जरूरत है, लेकिन जब एक्सटर्नल कोई मामला होगा उस पर हम लोग एक अच्छे से मुतहद दिखाई देते हैं जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं। दानियल साहब, जो बैक चैनल आप देख रहे हैं इसमें जिस तरह कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, पाकिस्तान ने बैक चैनल पे परफॉर्म किया है, ठीक जा रही है सूरत हाल? जी, मेरे ख्याल में बैक चैनल तो वक्ती तौर पर जो मामलात एक पिच पे ले गए हैं इंडिया वाले, उसको डिफ्यूज़ करने में काफ़ी कारआमद हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो सोची समझी स्कीम है कि शब खून मार दिया गया इंडस रिवर वाटर्स ट्रीटी के ऊपर, ये एक मामूली मामला नहीं है जो छोटी मोटी मुआवनत से हट जाना है। उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर आप आपके नाज़रीन को अगर आप 1 मिनट दें। उसमें ये जहन में एक बात आती है कि अगर 6 दरिया हैं और 3 मिल गए हैं, यानी झेलम, चनाब और इंडस जो है पंजाब पाकिस्तान को मिल गए हैं, और जो बेइस और रावी और सुतलेज है वो इंडिया को मिल गया, तो ये बराबरी का सलूक हो गया। दरअसल ऐसा नहीं है। जो पानी है वो तकरीबन इंडिया को सिर्फ 30 मिलियन एकड़ फीट मिलता है, जबकि उनके इनकैचमेंट एरिया का वो 18% है, जबकि 69% उनको इस मुआहदे के तहत छोड़ना पड़ता है, और वो 145 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पाकिस्तान को हासिल होता है। उसमें 145 में से जो तकरीबन 30 मिलियन एकड़ फीट है वो बहा दिया जाता है समंदर में, और 36 मिलियन एकड़ फीट जो है तकरीबन वो लीकेजेस की नज़र हो जाता है। तो तकरीबन 85 मिलियन एकड़ फीट जो है एक्चुअली एग्रीकल्चर में हमारे आके इस्तेमाल होता है। तो उसके ज़रिए से फिर हम बड़े वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और उसकी प्राइसिंग जो है वो हमने काफ़ी कम रखी हुई है। तो ये शुगर केन, राइस या कॉटन भी हो गया, ये सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स गिने जाते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया जो तिलमिला रहा है, जो उनको तकलीफ़ हो रही है, जो उनकी नींदें उड़ रही हैं, उसमें बहुत कोशिश की है उन्होंने इस पानी तक रसाई की, और जहाँ जहाँ उन्होंने कोशिश किया पाकिस्तान उन्होंने ब्लॉक किया। उसकी मैं आपको 2 मिसालें सुनाता हूँ। एक तुलबुल था, इन्होंने एक बिजली घर बनाया जो कि इनके हक में था, लेकिन उसमें अगर स्टोरेज करें तो वो फिर ट्रीटी के ख़िलाफ़ हो जाता है। उसमें उनको पूरा, हमारे प्रोटेस्ट पे उनको पूरा डिज़ाइन बदलना पड़ा और वर्ल्ड बैंक इंटरवीन किया उसमें, और वो तकरीबन ऑब्सोलीट हो गया। इसी तरह ही एक और बिजली घर इन्होंने बनाया सलाल के नाम से, उसमें भी पाकिस्तान ने इंटरजेक्ट किया कि ये आप पानी का स्टोरेज नहीं कर सकते, ये कानून के ये ट्रीटी के ख़िलाफ़ है। उसमें भी उनको उसका डिज़ाइन सारा बदलना पड़ा। सो ये डसे हुए हैं इस बात से, और इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। दूसरी जानब समझने की बात यह है कि अपनी एग्रीकल्चर को ये मैसिव सब्सिडीज़ दे रहे हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, और यहाँ तक कि मैं आपको अगर बताऊँ तो एक जो यूरिया की बोरी है इंडिया में इस वक्त 250 इंडियन रुपीज़ की है, जो यहाँ पर 14,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की है। और इसी तरह से ट्यूबवेल्स और मुख्तलिफ सोलर और बीज और चीज़ें जो हैं बेशुमार जो हैं वो सब इंडिया को बिजली ख़ास तौर पर सब्सिडाइज नरखों पर मिल रही है। तो उसकी वजह से जब वो अपनी फूड सिक्योरिटी को देखते हैं, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ऊपर से क्लाइमेट चेंज देखते हैं क्या आ रहा है, और ये सारी चीज़ें और घेरा जो है वो तंग होता चला जा रहा है, तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और वैसे भी एक स्ट्रेटेजिक स्टांस जो इनका हुआ था, अभी जो ये कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील की इन्होंने, तो आपने देखा होगा कि जो कश्मीर के अंदर जो सीटें उन्होंने मुख्तस की हैं उसमें वो सीटें खाली रखी हैं उन्होंने, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर इस वक्त कब्ज़े में, मतलब पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का हिस्सा है उसके लिए सीटें खाली रखी हुई हैं। यानी इनके अज़ाइम जो हैं वो पुख्ता हैं, देरपा हैं, और ये सिर्फ पानी तक की हद तक नहीं है। और लद्दाख में इन्होंने एक अलहदा ट्रीटमेंट की जिसमें उनका ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान और चीन को ये सेपरेट करके अलहदा डील करें, यानी लद्दाख बिल्कुल खुला छोड़ दिया जहाँ चीन के साथ मुतनाज़ा है, और कश्मीर के लिए ये सारी तब्दीलियाँ करके कानून भी बना दिया। तो उसमें फिर चाइना ने उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जिससे वो पसपा हुए, और अब आके ये मजबूर हो गए इतने सालों बाद कि ये सोच रहे हैं कि इसको आईनी हैसियत को वापस बरकरार कर दें। शायद ये ऑप्शन भी वे हो रहा है, बल्कि उनके अपोजिशन जमातें इसकी बात भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को सारों को जब आप मद्देनज़र रखते हैं, जो एक एक्स फैक्टर है जिसके बारे में बातें सोचने की ज़रूरी हैं, वो ये है कि अमेरिका साहब जो है ख़ास तौर पे ट्रंप के पहले दौर में और ट्रंप 2.0 में बहुत ज़्यादा लेविश किस्म की जो है ना इंडिया को लीवे दे रहा है।
आप देखें कैटसा इनका एक इतना सख्त एक्ट है कि वो जो उनके उनके दुश्मन मुल्क हैं उनके लिए बनाया कि अगर वहां से कोई भी असला खरीदेगा तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। तो इंडिया ने रूस से मिसाइल्स खरीदे और उनके ऊपर वेवर दे दिया, फिर ईरान के ऊपर ट्रंप की दुनिया की सख्त तरीन मतलब इंटरनेशनल मुआहदा तोड़ दिया, हर किस्म की कड़ी नज़र सैंक्शंस की भरमार कर दी। लेकिन जब चाबहार की बारी आई तो इंडिया को उसको भी वेवर दे दिया, हालांकि हमारी पाइपलाइन जो है वो भी ईरान के बॉर्डर तक बनी हुई है, हमारे पास भी उसने मुख्तलिफ चार्जेस। अमेरिका का, यूरोप का बहुत से मामला सिर्फ ये नहीं है, नहीं मुझे एक मौका दें, ये मामूली मामला नहीं है, ये पब्लिक की नॉलेज में लाने की बात है। इस वक्त तकरीबन कोई शायद 1 दर्जन से ज़्यादा मिलिट्री जो अग्रीमेंट्स हैं वो अमेरिका ने इंडिया के साथ साइन कर लिए हैं। सिर्फ अपैची हेलीकॉप्टर्स और चीज़ें जो कि पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटजी थी मोबाइल वॉरफेयर की, हमारे टैंक जो हैं वो एक दिन में 24 घंटे में 300 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर कहीं भी हम तैनात कर सकते हैं। तो उसका तोड़ जो है वो अपैची हेलीकॉप्टर है, तो वो अब वहाँ पर इंडिया में बन रहे हैं। बल्कि तमाम उनका जो असला है उसकी नौयत अमेरिकन हो चुकी है, मासवाए शायद सबमरीन और जहाज़ों के, और उसके ऊपर भी बड़ी नाराज़गी है। लेकिन फ्यूचर में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, जो न्यूक्लियर मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं क्योंकि उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी जल्दी से रैंप अप हो रही हैं। आप वजह फरमा रहे हैं, हम देखें काफ़ी अरसे से यूरोप का, अमेरिका का, इंडिया के हवाले से एक दौरा म्यार पाकिस्तान को बहुत सी चीज़, अभी आपने पाक ईरान गैस पाइपलाइन का तस्करा कर दिया। लेकिन चलें इस जो करंट जो इस टाइम सिचुएशन जा रही है उसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो हमें खासी मतलब बेहतर नजर है। जो इंडिया के अज़ाइम से जो करना चाह रहा था उसमें सब उसको कामयाब नहीं होने दिया। मेरे ख्याल में एक आखिरी जुमला, मेरे ख्याल में जो ट्रंप साहब ने इसको ब्रश असाइड कर दिया है, ये इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब था जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक सेपरेट, आप समझ सकते हैं, ट्रीटमेंट मिली है। हमेशा इन्होंने कोशिश किया कि इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करें, यहाँ तक कि इन्होंने नाम तक, नॉमेनक्लेचर तक बदलने की कोशिश कर दी कि बजाय इंडो पाक के जो हमेशा कोट होता था वो अब एफपैक बना दिया, और फिर सारी दुनिया की रियासतों ने अपने अपने फॉरेन मिनिस्ट्रियों में एफपैक का रीजनल कोऑर्डिनेटर लगा दिया उन्हीं के तर्ज पे, और वो उसका अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अब बहरहाल फिर से इंडो पाक की बातचीत हो रही है। तो ये जो सारा एक आप कह सकते हैं जो मतलब कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी उस तरह खातिर खा कामयाब नहीं मिली। पाकिस्तान अपने हेड पे जो कोशिश कर सकता है डेफिनेटली उसको जारी रखें। रज़ा साहब कैसे देख रहे हैं रज़ा हारून भाई की जो सूरत हाल जिसमें हमने देख लिया पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में जो अज़ाइम थे उस तरह पूरे नहीं हो पाए इंडिया के? एक जो इम्पोर्टेंट बात अभी दानियाल साहब कर रहे थे वो ये है कि पानी जो है ना, पानी को अक़वाम मुत्तहिदा फंडामेंटल बेसिक राइट डिक्लेयर कर चुका है, पीने के पानी को। और ये चूंकि फंडामेंटल बेसिक राइट है तो आप एक आदमी को भी डिनाई नहीं कर सकते। कहाँ 25 करोड़ आवाम को आप डिनाई करने चले, उसका सोचने चले, तो उनका जो ये इंडस वाटर टीटी के हमारे सस्पेंशन वाला फॉर्मूला है ये बुनियादी तौर पर फ्लॉ है। फिर वो पानी जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है वो अगेन ह्यूमन कंजम्पशन उसमें ज्यादा है। तो यहाँ ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े इश्यूज होंगे, क्रिएट होंगे। पाकिस्तान यकीनन इसके ऊपर सोच विचार कर रहा होगा और इसको लेकर चलेगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, शमशाद भाई बैठे हैं यहाँ पे सीनियर हैं, कि हमें एक चीज को सोचना चाहिए कि हमारा भी जोर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि हम इंडिया मीडिया पे जाकर बैठ जाएं। इंडियन मीडिया जो बेसिकली न्यूज चैनल भी है ना, उनको अहमद भाई बताएंगे आपको, वो बेसिकली एंटरटेनमेंट है। वो जिस तरीके से न्यूज बता रहे होते हैं ना, आपको लगता है पता नहीं अभी कोई धमाका हो जाएगा, अभी कोई जोकर निकलेगा। प्रोग्राम का इख्तिताम पाकिस्तान के इख्तिताम के साथ कर रहे होते हैं, इस तरह रिलेट कर रहे होते हैं प्रोग्राम के एंडिंग को। हाँ, वो लगता है अभी टोपी से जादूगर जो टोपी से खरगोश निकाल के दिखाएगा। हमें एक बात जो बहुत जरूरी करनी चाहिए कि शमशाद साहब जैसे जो हमारे पास सीनियर फॉरेन ऑफिस के, फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, एम्बेसडर्स रह चुके हैं, अपनी क्लास हैं, ये उन चैनल्स में जाकर जरूर बैठे, वहां तक उनकी रसाई हमारे डिप्लोमेट्स, हमारा फॉरेन ऑफिस करवाए, जो कि मगरबी दुनिया में देखे जाते हैं। CNN है, स्काई है, BBC है। वहां उस प्लेटफॉर्म पे इस इशू को लेकर जब आप बात करते हैं तो आप उन लोगों को मुखातिब हो रहे होते हैं जहां दानियाल भाई अभी बात कर रहे थे। उधर हमारी वॉइस जो है ना, हमारी डिप्लोमेसी तो कामयाब हो गई, लेकिन जो हमारी मीडिया हैंडलिंग है इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स के ऊपर, मैं समझता हूँ वहां हमें जो है वो हमारे फॉरेन ऑफिस, ये मीडिया हैंडलिंग पे, ये अहमद साहब से क्वेश्चन करने थे मुझे ब्रेक पे जाना है। अहमद साहब, मीडिया हैंडलिंग पाकिस्तान इंडिया कैसे कंपैरिजन करेंगे दोनों का? जो गेस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। हमारा एक्सेस जो है, इंडियन मीडिया सिर्फ एक कार्टून नेटवर्क है,
उनमें जब आप काम की बात करेंगे, जब आप उनके साथ लॉजिक से तो आप बात नहीं कर सकते ना। इनका एक माइंडसेट ये, और हर मुल्क का मीडिया उसकी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इंडियन मीडिया इंडियन सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन है। आप लॉजिक के साथ इनसे बात नहीं कर सकते, आप आर्ग्यूमेंट इनको नहीं दे सकते। सो वो यही है कि आप जाते हैं इनको वे एज एन इन्फॉर्मेशन वॉरियर और आप इनको तबाह करते हैं। कि इन्फॉर्मेशन आप अपना साइऑप्स करते हैं इंडियन, जिसका मकसद ये होता है कि आपने इंडियंस को डीमोटिवेट करना है, पाकिस्तानियों को मोटिवेट करना है, एंड यू कम बैक। लेकिन येस, इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को एक्चुअली ज़रूरत है रिप्रेजेंटेशन की, और शायद CNN और BBC हमें अगर स्पेस ना दे तो हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल्स हैं जिन पे हमें बहुत अच्छी स्पेस मिल सकती है। मतलब ये आपको रोकूंगा, मतलब आप जो कह रहे हैं उसे लगता है कि इंडियन चैनल पे आपने बैठना तो आप वाला फॉर्मूला लाजमी आपको अपनाना पड़ेगा, वरना वो आपको बोलने देंगे, वॉइस वॉल्यूम कम कर देंगे, वरना आपने जो किया ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए अभी मैं हेडलाइन की जान जाना, आप सिचुएशन रूम देख रहे हैं, हेडलाइन का दोबारा आपके साथ हाजिर होता है।